Hello everyone, this is Avinash and you are welcome again to my YouTube channel. हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन और हमने कवर किया था ट्रांसलेटर्स और ट्रांसलेटर्स में हमने देखा था इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। उसके बाद हमने देखा कि जो कंपाइलर है वो क्या करता है, कंपाइलर पूरे एंटायर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है एक साथ एज अ होल। पूरे सोर्स कोड को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट कोड और पहले ऊपर लिखा था मशीन लैंग्वेज या फिर हम कहें मशीन कोड। तो दोनों में डिफरेंस है। जो मशीन कोड है वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में होता है और जो सीपीयू है या अब कहें कि मॉडर्न टाइम में जो प्रोसेसर है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है इन इंस्ट्रक्शंस को जो भी मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो कंपाइलर प्रोड्यूस करता है, आउटपुट देता है वो, और जो मशीन लैंग्वेज है उसमें मशीन कोड में क्या डिफरेंस है कि जो ऑब्जेक्ट कोड है उसके बाद जो लिंकर है वो लिंक करता है जो भी आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस के जो पहले से ही जो भी पहले से ही एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं उनको क्या करेगा, ऐड कर देगा जहाँ जहाँ पर जगह होगी। तो उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड जिसको जो सीपीयू है वो रन कर सकता है वो बनता है। तो जो कंपाइलर है वो पहले ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है, उसके बाद जो भी आपके इनबिल्ट फंक्शंस है उसको लिंकर की हेल्प से ऐड किया जाता है। उसके बाद ही जो कोड है वो सीपीयू जो है रन कर सकता है। तो यही डिफरेंस है ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड में। चलिए अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो पाइथन वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपको पता है, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। चाहे आप कमर्शियल में इसका यूज़ करें या फिर आप पर्सनल यूज़ करें, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी हुई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.x जो है अभी चल रहा है। 3.x में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा लेटेस्ट है, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग है वो है 3.7। बुक जो है वो स्क्रीनशॉट को यूज़ कर रहा है 3.7 पाइथन के वर्जन को। तो आपको डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है https://www.python.org। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रीली अवेलेबल है, चार्जेस नहीं लेता है। ओपन सोर्स, दूसरा ओपन सोर्स, इसका मतलब है जो इसका कोड है पाइथन का वो अवेलेबल है, उसको हम देख सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया। उसके बाद ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हम बात कर चुके हैं। पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रेटर को। तो जो भी पाइथन प्रोग्राम्स है वो रन किए जाते हैं या फिर एग्जीक्यूट किए जाते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा, बाय एन इंटरप्रेटर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। जो थर्ड फीचर है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिंटैक्स है, जो भी आपकी जो भी स्टेटमेंट को आप इंस्ट्रक्शंस को जो फॉर्मेशन करोगे वो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि जो एक स्वैप का प्रोग्राम है, हम
सी या सी प्लस प्लस में उसको 3 या 4 लाइन में लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ए इंटू बी, सॉरी ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए। तो जो बी की वैल्यूज़ है वो ए में चली जाएगी और जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाएगी। तो ऐसे ही सिर्फ एक लाइन के कोड में ही आपका जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट हैज़ क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया पाइथन का। उसके बाद केस सेंसिटिव। ये पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल लेटर्स हैं और जो स्मॉल केस लेटर्स हैं, लोअर केस लेटर्स हैं, वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, सभी नंबर अलग अलग हैं। उसके बाद है पाइथन इज पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो पाइथन है वो वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकता है। जैसे कि लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया और विंडोज़ हो गया, सभी पर क्या कर सकता है, रन कर सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि अगर एक जो प्रोग्राम है वो हमने लिनक्स में बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैक ओएस पर, या फिर एक प्रोग्राम हमने विंडोज़ में बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। उसके बाद पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम एक मशीन पर बनाएंगे, मान लीजिए एक यहाँ पर मेरा एक पीसी है, उस पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, चाहे कोई भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हो और दूसरा हम मानते हैं दूसरा एक पीसी है, उस पर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए दोनों में क्या चीज़ है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर भी विंडोज़ इंस्टॉल है और इस पर भी विंडोज़ इंस्टॉल है। तो पहले क्या दिक्कत आती थी कि पोर्टेबिलिटी की दिक्कत होती थी। अगर हमने एक पीसी पर कोई प्रोग्राम बनाया है उसको हम दूसरे पीसी पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, वो हार्डवेयर की वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो अब जो पाइथन है उसके पास वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। जो पहले लैंग्वेजेस होती थी उनमें पोर्टेबिलिटी की दिक्कत आती थी, लेकिन जो आजकल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई भी पोर्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं आती है। तो जो पाइथन है वो पोर्टेबल है, और पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी एक मशीन पर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है उसको हम इजीली दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं बिना किसी हार्डवेयर की दिक्कत के। तो इसमें यही लिखा है कि जो पाइथन है वो पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट फीचर है पाइथन हैज़ रिच लाइब्रेरी। इसके पास अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं और रिच लाइब्रेरी है। रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कोई भी टास्क करना होता है उसको हम एक फंक्शन में डिफाइन करते हैं मोस्टली, कि उसको दोबारा से अगर हमें दोबारा वही टास्क को अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें उसे दोबारा से कोड को लिखना ना पड़े, हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और जिन फंक्शंस को एक प्रोग्रामर बनाता है उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। और जो पाइथन की लाइब्रेरी में होंगे उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब है पाइथन ने पहले से ही उन्हें डिफाइन किया हुआ है, प्री डिफाइंड। नेक्स्ट फीचर है पाइथन ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। पाइथन के हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो वो वेब डेवलपमेंट में भी
काम आता है और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में भी काम आता है। और इसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है हमने सी या सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। एक से अगर ज़्यादा लाइन है उनको ब्लॉक कहते हैं, और उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स की बजाय हम इंडेंटेशन इसका यूज़ करेंगे। मीन्स जो दो डॉट होंगे वो हमें बताएंगे कि इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक ब्लॉक का पार्ट है। और जो इंडेंटेशन होगी, इंडेंटेशन का मतलब है 4 स्पेसिस या फिर एक टैब। इसके थ्रू हम बताएंगे कि इसके इन जो दो डॉट्स हैं इससे हम बताएंगे कि जो आगे है वो एक ब्लॉक है, और जो ब्लॉक रिप्रेजेंट होगा वो एक इंडेंटेशन से होगा। जैसे कि आप किसी पैराग्राफ में देखते होंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पर ये स्पेस है, तो ये स्पेस ये बताता है कि एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये पैराग्राफ पहले ऊपर वाले पैराग्राफ से अलग है। इसका मतलब है ऐसा ही सेम हम इन स्पेसिस का यूज़ करके ये बताएंगे कि जो ये ब्लॉक है उसमें जो इंडेंटेशन है वो सेम रहेगी। यहाँ जो अगर हमने यहाँ पर 4 स्पेस दिए हैं तो नीचे भी 4 स्पेस ही रहेंगे। और ये बताएंगे कि ये जो सारा का सारा कोड है वो एक अलग से हमने इसको नाम दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग ये होगा ब्लॉक ऑफ कोड। तो जो पाइथन है वो इंडेंटेशन का यूज़ करता है बताने के लिए ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक्स। नेस्टेड ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम पाइथन के फीचर्स पढ़ रहे थे, उसके बाद हम वर्किंग के लिए अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन 3.7.0 पर इनके स्क्रीनशॉट्स को यूज़ किया गया है। तो जो NCERT है वो 3.7.0 पाइथन के वर्जन को यूज़ कर रहा है। पाइथन में वर्क करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट या फिर रन करने के लिए हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर पर। और हम एक ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और उससे हम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसको हम पाइथन शेल बोलते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है पाइथन इंटरप्रेटर या फिर शेल का। यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 हैं, 3 ग्रेटर देन के जो साइन है इसी को हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। यही लिखा हुआ है कि जो सिंबल है ये पाइथन प्रॉम्प्ट को बताता है। जो पाइथन प्रॉम्प्ट है, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि जो पाइथन है वो कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। और हम कमांड्स टाइप कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन मोड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन मोड्स, 2 वेज। तो पहला है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो जो इंटरैक्टिव मोड होता है वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही हम लिखेंगे 2+3 और हम एंटर करेंगे तो रिजल्ट इसका 5 एकदम से वो दे देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और इसी पर करता है यहाँ पर पाइथन शेल पर। इसी को हम कहेंगे इंटरैक्टिव मोड।
और जो स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें जो प्रोग्राम है, जो कमांड्स हैं, उसको हम एक साथ लिखते हैं और डायरेक्टली रन कर देते हैं। तो सभी जो कमांड्स है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी इंस्टीड ऑफ इंस्टेंटेनियसली। तो जो स्क्रिप्ट मोड है वो हमें अलाउ करता है प्रोग्राम मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए एक फाइल में, जिसको हम बोलते हैं पाइथन सोर्स कोड, और जिस फाइल को बाद में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में काम करने के लिए हम सिंपल पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे हम पाइथन स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे, और जैसे ही हम प्रेस एंटर करेंगे जो इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मैंने बताया था 1+2 हमने एंटर किया और यहाँ पर जो 3 है वो रिजल्ट मिल गया। 4-2 जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पर 2 इसका रिजल्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट है पाइथन इंटरप्रेटर जो कि इंटरैक्टिव मोड है। जो इंटरैक्टिव मोड है वो यूज़ होता है एक सिंगल लाइन कोड को टेस्ट करने के लिए, जिसका इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसी टाइम पर रन हो जाता है, और हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को सेव नहीं कर सकते। और अगर हमें इन स्टेटमेंट्स को अगर बाद में यूज़ करना पड़ा तो हमें इनको दोबारा से रीटाइप करना पड़ेगा। तो जो इंटरैक्टिव मोड है वो सिर्फ सिंगल कमांड्स को, सिंगल स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कन्वीनियंट है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, जो पाइथन प्रोग्राम है उसको एक फाइल में सेव करते हैं और बाद में इंटरप्रेटर से उसका एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जो पाइथन स्क्रिप्ट है, जो पाइथन का प्रोग्राम है, वो एक फाइल, जिस भी फाइल में सेव होंगे उनका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .py। और जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो पाइथन स्क्रिप्ट या पाइथन प्रोग्राम है वो सेव होते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में। तो सभी के सभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे उनको आपको .py से, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, और अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया है एरिया कैलकुलेट करने का तो हम लिखेंगे, अगर हमने नाम दिया एरिया, हम उसको सेव करेंगे .py एक्सटेंशन से। और जब हम इसे सेव करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर, जिस फोल्डर में हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है उसी फोल्डर में जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें किसी भी स्क्रिप्ट को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम इस जो प्रॉम्प्ट है इंटरैक्टिव मोड में, जो ये प्रॉम्प्ट है, हमें फाइल नेम लिखना पड़ेगा अलोंग विद द पाथ, और हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि अगर हम ये प्रोग्राम लिखा बनाया है हमने prog 5-1 .py एक्सटेंशन से, इसको हम टाइप करेंगे तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिगर 5.3 में आप देखिए रिजल्ट। सॉरी, ये है फिगर 5.3। तो इसको जो एग्जीक्यूशन है वो आप देख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक रन पर जाएंगे और फिर हम रन मॉड्यूल को क्लिक करेंगे जो कि मैंने बताया गया है। यहाँ पर हम जाएंगे रन में और रन मॉड्यूल को, या फिर हम डायरेक्टली F5 का भी यूज़ कर सकते हैं जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर बताया हुआ है कि हमने
जो कमांड है वो कमांड लिखी, अपना प्रोग्राम लिखा है, हमने उसे सेव कर लिया है। फाइल में जाएंगे तो हमें सेव करने का ऑप्शन आएगा, हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम F5 प्रेस करें या फिर रन से रन मॉड्यूल को क्लिक करें और दिस इज़ द एग्जीक्यूशन आउटपुट है हमारे प्रोग्राम का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइथन कीवर्ड्स। हम देखेंगे पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है रिजर्व वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड होते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जिसको पाइथन अंडरस्टैंड, पाइथन इंटरप्रेटर, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि हम कोई कमांड लिखते हैं वैसे ही ये जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है। और जैसे कि पाइथन केस सेंसिटिव है तो मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल केस में ही हैं, बट ये जो फॉल्स हैं और जो नन है, फॉल्स नन, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और बाकी स्मॉल लेटर में है। और जो थर्ड है वो है एक ट्रू, नन, ट्रू और फॉल्स। इन्हीं तीनों कीवर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है और बाकी सभी का आप देख सकते हैं सभी का लोअर केस में है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि पाइथन केस सेंसिटिव है, इसका मतलब FALSE ये एक कीवर्ड नहीं है। तो जो इनका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। इसके बाद कीवर्ड्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई नेम लिख रखते हैं अपना रियल वर्ल्ड में तो हम क्या वट नेम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वट का अपना मतलब है क्या। क्या किसी का क्या नाम हो सकता है, नहीं। अगर कोई पूछता है तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो नेम की बात कर रहा है या फिर वट की बात कर रहा है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम नाम रखेंगे तो इंटरप्रेटर उसको नाम के तौर पर देखेगा या फिर कीवर्ड के तौर पर देखेगा। तो जो भी हम नेमिंग करेंगे हम उसमें कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जो कीवर्ड है उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिस मीनिंग के बेस पर पाइथन इंटरप्रेटर इसको अंडरस्टैंड करता है और जो भी पहले से ही प्री डिफाइंड कोडिंग की गई है इन कीवर्ड्स को लेकर के वो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, जो पाइथन है उसकी जो कीवर्ड्स हैं वो टोटल 33 हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि NCERT ने दी हुई है। तो हम देख लेते हैं, ये हैं कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स के बाद हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स। तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो नेम्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या फिर और अदर एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम रियल वर्ल्ड में सभी का एक नाम होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नेम्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इनके रूल्स देखेंगे कि आइडेंटिफायर को के नेम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा, एरर दे देगा कि आप इस नाम को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट रूल है वो है कि जो कोई भी नेम है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से, बिगिन विद एन, या तो अपर केस से, लोअर केस अल्फ़ाबेट से। मीन्स अल्फ़ाबेट कोई भी स्टार्टिंग में आ सकता है, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, या फिर एक अंडरस्कोर हो। बट जो आइडेंटिफायर है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल से वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट,
सेकंड रूल ये कहता है कि जो आइडेंटिफायर की जो भी लेंथ होगी, जो भी हम नाम देंगे, वो किसी भी कितनी भी बड़ा हो सकता है, उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, लेकिन ये कहा गया है कि हमें आइडेंटिफायर के नेम को, जो भी हम नेमिंग करते हैं, वो शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर हम कोई भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया, हम ऐसे फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई और प्रोग्रामिंग करेगा, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उस बनाने के बाद कुछ साल बाद उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो आपके अलावा कोई और भी उस कोड को रीड करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी, एरर्स होगी, उसको रिमूव करेगा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने नेमिंग किस चीज़ के लिए इन लेटर्स को यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको पूरे के पूरे वर्ड्स जो हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे, जैसे कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ, पूरा वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको मीन्स नेमिंग करनी पड़ेगी वर्ड्स की इनटू ब्रेथ। जो नेक्स्ट रूल है वो है कि ये जो भी हम नेमिंग करेंगे वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड एक ही बात है, जो कि टेबल 5.1 जो ये टेबल है, ये 33 वर्ड्स को हम किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नहीं बना सकते हैं। हम आइडेंटिफायर को हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद किसी भी स्पेशल सिंबल का हम यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल के जैसे एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, @ $, ये हमारे नेमिंग वर्ड में मीन्स आइडेंटिफायर में नहीं हो सकते। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, अगर हम किसी भी एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं एक स्टूडेंट का, और स्टूडेंट जो है वो उसके पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स 1, अगर पहला सब्जेक्ट है, जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स 1 में अगर स्टोर्ड है पहले से ही, अगर मान लीजिए मार्क्स 1 55 हैं और मार्क्स 2 22 है और मार्क्स 3 थर्ड जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स 70 हैं, तो हमें इन सभी का एवरेज निकालना है। तो हम इन मार्क्स को इसमें स्टोर कराएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम सिंपल लगाते हैं, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि 3 है। तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, रैदर देन हम इनका यूज़ नहीं कर सकते सिंपल लेटर्स का, क्योंकि ये अंडरस्टूड नहीं होंगे बाद में। सिमिलरली अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया अगर कैलकुलेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे आइडेंटिफायर नेम्स को, एरिया, लेंथ, ब्रेथ। इनके अंदर लेंथ ब्रेथ स्टोर करेंगे और हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हम किसी भी सिंगल अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ करने से बचेंगे, फॉर द क्लियरिटी कि हमने जो आइडेंटिफायर है हमने उसको क्यों यूज़ किया है, और रीडेबिलिटी कि किस पर्पज़ के लिए हमने इनको यूज़ किया गया है अपने कोड में, प्रोग्राम में। उसके बाद है वेरिएबल्स जो है